नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, नया अध्याय भी बोल सकते हैं, रीतिकाल। इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है और ये रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही दिया है इस काल को। और इसका समय शुक्ल अनुसार संवत 1700 विक्रमी से संवत 1900 विक्रमी माना है शुक्ल जी ने, अर्थात 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है रीतिकाल का, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। और रीतिकाल का वर्गीकरण भी किया गया है दोस्तों, और यह वर्गीकरण किया गया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा। उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, उसमें उन्होंने जो रीतिकाल है उसका वर्गीकरण किया है, और उसका वर्गीकरण उन्होंने 3 भागों में किया है दोस्तों, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में। ठीक है दोस्तों, रीतिबद्ध में क्या होता है, इसमें लक्षण ग्रंथ लिखे गए, नए नए लक्षण ग्रंथ लिखे गए, और लक्षण ग्रंथों के अनुसार ही सारी रचनाएं जो थी वो रीतिबद्ध में रखे गए। और रीति सिद्ध में इसमें लक्षण ग्रंथ नए तो नहीं लिखे गए, लेकिन उसकी परिपाठी में चलने का प्रयास कवियों द्वारा किया गया। और जो रीति मुक्त है, इसमें कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे गए, अर्थात जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध की परिपाटी चली आ रही थी, रीति मुक्त के कवियों ने उससे मुक्त होकर रचनाएं रची हैं दोस्तों, इसलिए इसका नाम रीति मुक्त है, इस वर्गीकरण का नाम, इस भाग का नाम। तो रीतिकाल का विभाजन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया दोस्तों। और जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा दोस्तों। क्या कहा? रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। और अलंकृत काल किसने कहा इस काल को? यह है मिश्रबंधु ने कहा अलंकृत काल। मिश्रबंधु जो श्याम सुख, गणेश श्याम सुख 3 भाई थे, उन्होंने इसका नाम अलंकृत काल कहा। ठीक है दोस्तों, मिश्रबंधु में 3 भाई हैं, गणेश श्याम सुख, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, इन्होंने इसे अलंकृत काल कहा। और शुक्ल जी ने इसे उत्तर मध्य काल और रीतिकाल कहा। दोस्तों, ये काल विभाजन बहुत बार पूछा जाता है, और रीति का भी कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। ये काल विभाजन में जो नामकरण है, रीतिकाल का नामकरण से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर ली है, उम्मीद करते हैं आप जरूर देखेंगे दोस्तों। और जिन साथियों ने वो देख ली है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसका विभाजन किया है रीतिकाल का 3 भागों में। और एक और है दोस्तों, रीतित्तर रचनाएं भी की हैं कुछ जो लेखक हैं रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने उसमें क्या आते हैं, वीर रचनाएं, जिन्होंने वीर काव्य लिखे, नीतिपरक रचनाएं लिखी और भक्ति संबंधी रचनाएं लिखी, उन्हें रीतित्तर में रखे गए दोस्तों। ना ही वो रीति मुक्त में आते हैं, ना ही रीति सिद्ध में, और ना ही रीति बद्ध में, जबकि वह रीति उत्तर काव्य में उनको रखा गया। तो आगे बढ़ते हैं हम कि रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि हैं, और ये पूछे जाते हैं कि निम्न में से रीतिबद्ध कवि कौन है, कौन नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, देव, ग्वाल, प्रताप शाही, ये जो कवि हैं दोस्तों, ये रीतिबद्ध कवि हैं, अर्थात इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना रीतिकाल में की है। जो रीति सिद्ध कवि पूछे जाते हैं, इनमें है दोस्तों सेनापति, बिहारी और रसनिधि। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहारी किस धारा के कवि हैं, बिहारी रीतिकाल में किस धारा के कवि हैं, तो ये हैं रीति सिद्ध कवि। ठीक है दोस्तों, या निम्न में से रीति सिद्ध कवि कौन है, कहीं भी घुमा फिरा के फिर भी पूछ ही लिया जाता है ये प्रश्न, और बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है बिहारी जी के बारे में। तो ये हैं रीतिबद्ध कवि। और जो ये रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी जी। और जो रीतिबद्ध के कवि पूछे जाते हैं, इसमें केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण और भिखारी दास, कुलपति और देव जी, इनको ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। और रीति सिद्ध में अभी तक बिहारी जी को पूछा गया है।
और आगे देखते हैं रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त कवि कौन है दोस्तों? जिन्होंने स्वतंत्र रूप से रचनाएं की। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे और वो रीति में बंधे नहीं रहे, मतलब जो अलंकार छंद इन चीज़ों में बंधे रह गए और कवि, लेकिन इन्होंने मुक्त रूप से रचनाएं लिखी। किसी भी रीति की किसी भी परिपाटी में ये बंधे नहीं रहे, तो इनमें है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एक एक कवि पूछे जाते हैं। ये हैं घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। और बहुत बार रीति मुक्त से संबंधित कवियों के बारे में पूछा जाता है कि कौन रीति मुक्त कवि हैं और कौन नहीं है। तो ये 4-5 जो कवि हैं ये हमें याद होने चाहिए बाय हार्ट। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये कुछ तथ्य मैंने रखे थे आप लोगों को बताने के लिए। इसी प्रकार मैं तथ्य आगे आपको बताती रहूँगी। अब हम देखते हैं, अब बढ़ते हैं आगे को अपने प्रश्न उत्तर के साथ। कुछ प्रश्न उत्तर मैंने लिए हैं महत्वपूर्ण, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्रवक्ता, केवीएस, एनवीएस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। उन्हीं प्रश्नों को मैं लाई हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैं इनको लेती हूँ और आपके सामने पीडीएफ के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न उत्तर के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मेरी भव बाधा हरो, यह दोहा किस कवि का की है? यह दोहा किस कवि का है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। यह किस कवि की पंक्ति है? पूरी पंक्ति मैंने आपको बता दी है दोस्तों, पूरा दोहा मैंने आपको सुना दिया है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। यह पंक्ति किसकी है या यह दोहा किसका है, यह पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, कबीर, रहीम, बिहारी, रसखान। तो किसकी है दोस्तों यह पंक्ति? यह पंक्ति है बिहारी दास जी की। और मेरी भव बाधा हरो, ऐसा कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि बिहारी दास की का प्रथम दोहा कौन सा है? तो यही बिहारी जी का प्रथम दोहा है, मेरी भव बाधा हरो। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है कि बिहारी जी का प्रथम दोहा कौन सा है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो अलंकार पर आधारित पूछा गया है, यह ध्यान देना है हमको। देखिए दोस्तों, जो मैं बोल रही थी कि रीतिबद्ध कवि हैं केशव दास जी, अभी अभी हमने बात की इस बारे में। तो इन्होंने अलंकार पर आधारित, छंद पर आधारित ऐसी रचनाएं लिखी हैं, रस पर आधारित। तो यही रीतिबद्ध कवि हैं जो एक परिपाटी में बंध कर रह गए थे और उसी से संबंधित रचनाएं वो कर रहे थे और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर कर रहे थे। तो वही रीतिबद्ध कवि हैं। तो देखते हैं कि अलंकार पर आधारित रचना कौन सी है इनकी। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रतन बावरी। तो इनकी अलंकार पर आधारित रचना है कवि प्रिया। ठीक है दोस्तों, कवि प्रिया इनकी अलंकार पर आधारित रचना है। और ये बाकी जो 3 रचनाएं पूछी गई हैं, ये 4 के चारों रचनाएं ही केशवदास की हैं। तो सभी रचनाएं केशवदास की हैं, ये भी हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, और ये प्रश्न आपको और भी इजी हो गया होगा क्योंकि अभी अभी हम इसमें ही बात कर रहे थे। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो नरोत्तम दास, केशव दास, सुंदर दास, कबीर दास। कौन है दोस्तों? केशव दास। अभी अभी हमने बात की कि उनकी 4 रचनाएं देखी, उसमें से एक ये भी थी विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशव दास की रचनाएं हैं। बाकी रचना रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, रीति काल में रस की प्रधानता है। तो रीति काल में कौन से रस की प्रधानता है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, श्रृंगार रस, रौद्र रस, भक्ति रस, शांत रस। तो कौन से रस की प्रधानता है दोस्तों? रीति काल जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत इजीली दे देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा तक नायिका भेद, उनका श्रृंगार का वर्णन किया है। तो श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता रही है रीति काल के काव्यों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, रीति काल का कौन सा कवि प्रकृति निरूपण में प्रसिद्ध है? किसमें पूछा है दोस्तों? प्रकृति निरूपण में, अर्थात प्रकृति का जो वर्णन किया होता है, पेड़ पौधे, जंगल, तालाब, पर्वत, पहाड़, इन चीज़ों का वर्णन जिस कवि ने किया है, तो उसके बारे में पूछा गया है। कौन कवि है प्रकृति वर्णन करने वाले? ऑप्शन देखते हैं, मतीराम, सेनापति, घनानंद, ग्वाल।
कौन है दोस्तों प्रकृति निरूपण करने वाले? एकमात्र कवि हैं सेनापति जी। सेनापति जी ने ही रीति काल में क्या किया है? प्रकृति चित्रण किया है, और ये प्रकृति चित्रण के लिए ही विख्यात माने जाते हैं दोस्तों। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनके बारे में एक पंक्ति कही है, एक कोटेशन है मिलता है उनका, जो उन्होंने सेनापति जी के लिए कही आचार्य शुक्ल जी ने। ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। तो दोस्तों एक बात और हमें याद आ जाती है कि ये क्या है? श्रृंगारी कवि हैं, श्रृंगार रस से संबंधित इन्होंने रचनाएं की हैं। तो यह शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा है। और कवित्त रत्नाकर एवं काव्य कल्पद्रुम इनके दो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं दोस्तों। क्या क्या? कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। ये भी हमें याद रखना है, सेनापति की रचनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। केशवदास को किस वर्ग में रखा जाता है? ठीक है दोस्तों, केशवदास को किस वर्ग में रखा जाता है? अर्थात जो रीति काल में रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों को, कवियों को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो उसमें से किस भाग में केशवदास जी को रखा गया है, यह पूछा गया है। तो किस भाग में रखा गया है दोस्तों केशवदास जी को? उनको रखा गया है ऑप्शन बी, रीतिबद्ध कवि हैं हमारे केशवदास जी, क्योंकि इन्होंने अलंकार संबंधित, रस संबंधी विभिन्न रचनाएं की हैं। तो उसी अनुसार ये रीतिबद्ध कवियों में गिने जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 7। कौन सी केशव की कृति नहीं है? होना चाहिए था निम्न में से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? क्या पूछा गया है कि उनकी कौन सी कृति नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? यह नहीं है अनेकार्थ मंजरी। आप इजीली समझ रहे होंगे, क्योंकि अनेकार्थ मंजरी, और मैंने बोला था कि जहाँ पर मंजरी आएंगी तो वो किसकी रचनाएं हो जाएंगी? नंददास जी की दोस्तों। तो ये नंददास जी की रचनाएं हैं, और जो बाकी 3 है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, ये केशवदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, शिवा वावनी रचना है। शिवा वावनी किसकी रचना है, ऐसा पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं, केशवदास, भूषण, जसवंत सिंह, पद्माकर। तो कौन है दोस्तों शिवा वावनी के रचनाकार हैं हमारे? ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी है भूषण जी। भूषण हैं शिवा वावनी के रचनाकार। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। शिवा वावनी रीति काल में वीर रस लिखने वाले कवि कहलाते हैं भूषण। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक रीति काल में एकमात्र कवि कौन हैं जिन्होंने वीर रस में रचनाएं लिखी हैं? वीर रस की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, क्योंकि जो रीति काल के कवि थे वो सभी अधिकतर रीति निरूपण ही रचनाएं लिख रहे थे, अर्थात श्रृंगार से संबंधित, रस से संबंधित, अलंकार से संबंधित ग्रंथ वो लिख रहे थे। लेकिन पूछा जाता है कि एकमात्र कवि ऐसे थे जो वीर रस से संबंधित रचनाएं लिख रहे थे, तो वो हैं भूषण जी, जिन्होंने शिवा वावनी लिखी है। और दोस्तों ये जो सोलंकी राजा रुद्र थे, कवि भूषण जी उनके दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही इनको भूषण की उपाधि दी। ये भूषण इनका नाम नहीं है दोस्तों, ये इनको उपाधि दी गई है, और इनका नाम मिलता नहीं है, इसीलिए कुछ लोग किंवदंतियाँ देते हैं, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनके लिए एक महत्वपूर्ण पंक्ति कही है दोस्तों, कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण जी से कहा है कि भूषण जी क्या हैं? हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं प्रमुख हैं दोस्तों भूषण जी की। एक तो आप देख ही रहे हैं शिवा वावनी, और 2 और रचनाएं हैं। एक है शिवराज भूषण, इसकी रचना उन्होंने 1673 ईस्वी में की, और एक और है छत्रसाल दशक। ठीक है दोस्तों, शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं जो पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, कवित्त रत्नाकर रचना है। तो कवित्त रत्नाकर जो है यह किसकी रचना है? थोड़ी देर पहले हम इस पे बात कर चुके हैं, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। देखते हैं ऑप्शन, मतीराम, बोधा, सेनापति, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों कवित्त रत्नाकर? यह है सेनापति की रचना। किसकी है दोस्तों? कवित्त रत्नाकर, सेनापति की रचना। अभी अभी हमने इनके बारे में जाना कि ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये
प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। रीति काल में ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने प्रकृति वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से या विशेष रूप से किया है? तो वो हैं सेनापति जी। इनकी मैंने एक और रचना बताई थी, काव्य कल्पद्रुम। एक तो कवित्त रत्नाकर है और एक है काव्य कल्पद्रुम। और जो कवित्त रत्नाकर है दोस्तों, इनकी ये महत्वपूर्ण रचना, यह 5 तरंगों में है, अर्थात भाग भी कह सकते हैं, अध्याय। और इसमें 394 छंद हैं, जिसमें राम कथा का वर्णन किया है कवित्त रत्नाकर में। और जो ये सेनापति जी हैं दोस्तों, सेनापति जी ये ब्रज भाषा के क्या हैं? प्रसिद्ध कवि हैं। और इनका सर्वाधिक प्रिय जो अलंकार है वह श्लेष अलंकार है। सेनापति जी का प्रिय अलंकार है श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, ललित ललाम के रचनाकार हैं, अर्थात ललित ललाम जो है यह रचना किसकी है? ऑप्शन देख लेते हैं, केशवदास, भिखारी दास, कृपाराम, मतीराम। तो कौन है दोस्तों इसके रचनाकार? इसके रचनाकार हैं ऑप्शन डी, मतीराम जी इसके रचनाकार हैं। और मतीराम जी के और भी रचनाएं मिलती हैं कुछ, फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और जो ललित ललाम है यह अमूमन पूछी जाती है, इनकी रचना बहुत बार ललित ललाम ही पूछी जाती है, तो यह भी हमें ध्यान देना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि देव दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे रीतिकाल के। तो और हमने देखा था कि देव कवि कौन से भाग में जाने जाते हैं? तो ये रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं देव जी। आचार्य देव भी इनको कहा जाता है। और इनके जन्म स्थान के बारे में भी पूछा जाता है दोस्तों कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये इनका जन्म इटावा में हुआ था, यह भी हमें ध्यान देना है। कई बार टीजीटी पीजीटी परीक्षा में ये पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं इनकी रचना कौन सी है और कौन सी नहीं है। ऑप्शन है रसमंजरी, अष्टयाम, भवानी विलास और रसविलास। दोस्तों जैसे मैंने बताया था आपको कि नंददास की रचनाओं में मंजरी आती है भक्ति काल के अंतर्गत, तो इनकी रचनाओं में विलास शब्द भी आया है बहुत जगह देव जी की रचनाओं में। तो 2 रचनाएं तो बता दी हैं मैंने कि इनकी हैं, और एक और रचना जो अष्टयाम है ये भी इन्हीं की रचना है देव जी की। और जो ये रसमंजरी है यह नंददास जी की रचना है। और नंददास जी को हमने कृष्ण काव्य के प्रश्नोत्तर किए उसमें देखे थे कि नंददास जी कृष्ण भक्त कवि हैं जो अष्टछाप में भी गिने जाते हैं। तो देख लेते हैं, हम जानते हैं कि देव की और कौन सी रचनाएं हैं। 3 रचनाएं तो यहाँ पे दी हैं, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास। इसके अलावा और भी रचनाएं हैं, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, कभी कभी शब्द रसायन पूछा जाता है, कभी काव्य रसायन पूछा जाता है, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद तथा प्रेम तरंग। ये हैं हमारे आचार्य देव की रचनाएं। और जो नंददास जी हैं उनकी रचनाएं तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भ्रमर गीत, राष्ट्र पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंद भाषा। ये हैं हमारे नंददास जी की रचनाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अभी मैंने बताया भी आपको इसके बारे में कुछ। तो प्रश्न संख्या 12 है, देव माने जाते हैं, अर्थात कैसे आचार्य देव जी को माना जाता है, किस प्रकार का आचार्य उनको माना जाता है। ऑप्शन है रीतिवादी, रसवादी, रीतिवादी आचार्य, रसवादी आचार्य, वक्रोक्तिवादी आचार्य या अलंकारवादी आचार्य। तो दोस्तों किस प्रकार के आचार्य माना जाता है देव जी को? तो आचार्य देव जी को माना जाता है ऑप्शन बी, रसवादी आचार्य। रसवादी आचार्य माने जाते हैं देव जी। आचार्य देव इनका नाम है दोस्तों। और इनका जो वास्तविक नाम है वह भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों। इनका वास्तविक नाम है देवदत्त द्विवेदी।
ऐसा भी माना जाता है, और कहीं कहीं पर देवदत्त ही दिया जाता है। तो देवदत्त इनका वास्तविक नाम है, और इनका जन्म इटावा में हुआ था, यह भी मैंने आपको बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी इनके ग्रंथों की संख्या पूछी जाती है दोस्तों, तो इनके 72 ग्रंथ हैं, 72, जिसमें से 19 प्रमुख हैं, और इसमें 14 प्रकाशित हैं और 5 जो हैं हस्तलिखित हैं दोस्तों। उनका प्रकाशन नहीं हुआ है, केवल हस्तलिखित प्रतियां ही उनकी प्राप्त होती हैं। और इनकी रचनाओं के बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी रचनाएं इनकी मिलती हैं, और जो 14 रचनाएं हैं उनके बारे में हम अभी बातें कर चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेनापति की रचना है, तो कौन से कवि के बारे में पूछा गया है? आचार्य कवि सेनापति जी के बारे में, जो अभी हमने जाना कि सेनापति क्या है, ये प्रकृति निरूपण के लिए प्रसिद्ध कवि हैं, और इनकी रचनाओं के बारे में भी हमने जाना। तो आप समझ पा रहे होंगे और याद भी हो रहा होगा आपको कि कौन सी रचना इनकी है। ऑप्शन देख लेते हैं। छंदमाला, कवित्त रत्नाकर, कवि कुल कल्पतरु और श्रृंगार निर्णय। तो कौन सी है दोस्तों? यह है कवित्त रत्नाकर। इस क्लास में हम तीसरी बार देख रहे हैं सेनापति की ये कवित्त रत्नाकर रचना, तो आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा आपको। और जो श्रृंगार निर्णय है दोस्तों, यह भिखारीदास की रचना है, और कवि कुल कल्पतरु ये है चिंतामणि की रचना, और छंदमाला है केशवदास की रचना। यह भी हमको ध्यान देना है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, रीतिकाल की परंपरा का आरंभ शुक्ल के अनुसार माना जाता है। तो रीतिकाल की परंपरा का आरंभ शुक्ल जी ने कौन से आचार्य से माना है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। चिंतामणि, भूषण, बेनी प्रवीण कहा जाता है इनका नाम, या जसवंत सिंह। तो किनसे माना है दोस्तों? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की परंपरा का आरंभ किस आचार्य से माना है? तो यह माना है चिंतामणि जी से। ठीक है दोस्तों, चिंतामणि से ही जो हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ माना है शुक्ल जी ने, वह चिंतामणि से माना है। रचना काल व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास को माना जाता है, और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने केशवदास को ही इसका प्रवर्तक माना है, तथा कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है दोस्तों। ठीक है, और केशवदास को कैसे माना जाता है कि व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, और कालक्रम के अनुसार माना जाता है कृपाराम को, और शुक्ल जी ने माना है चिंतामणि जी को। यह भी हमें ध्यान देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। तो कौन है भाषा भूषण के लेखक? भाषा भूषण किसकी रचना है, यह पूछा गया है हम यहाँ पर। ऑप्शन देखते हैं। भूषण, जसवंत सिंह, चिंतामणि या कुलपति। तो भाषा भूषण किसकी रचना है दोस्तों? यह है महाराज जसवंत सिंह की। किसकी है दोस्तों? महाराज जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। इनके और भी रचनाएं मिलती हैं, जैसे प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। ये जसवंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 तक हो गए थे, तो प्रश्न संख्या 16 है, बिहारी दास किस श्रेणी के कवि हैं? तो बिहारी दास जी किस श्रेणी के कवि हैं? देखिए दोस्तों, मैंने बोला था ना आपसे कि जो 3 भाग किए हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्वारा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा किए गए हैं। तो ये कितनी बार पूछे जाते हैं दोस्तों? ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन से कवि किस श्रेणी में आते हैं और कौन से कवि किस श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बार पूछे गए हैं। तो बिहारी दास जी के बारे में पूछा है, और मैंने एक्सप्लेन करते समय बताया भी था कि बिहारी दास जी के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि ये किस श्रेणी के कवि हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों रीति सिद्ध। और कहीं कहीं पर तो कुछ विद्वानों ने रीति सिद्ध के अंतर्गत मात्र बिहारी जी को ही लिया है रीति सिद्ध के अंतर्गत। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 पढ़ते हैं दोस्तों। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार।
क्या कहा है दोस्तों? तुलसी गंग दूब है सुकविन के सरदार। किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति किसकी है? किसने कही है इतनी अच्छी बात? क्या कहा है दोस्तों कि जो तुलसीदास जी हैं और जो गंग कवि हैं वो दो ही कवि ऐसे हैं जो सुकवि हैं, मतलब जो सही मायने में जिनको कवि कहा जा सकता है वो दो ही कवि हैं। ऐसा किसने कहा है? सेनापति ने, केशव दास ने, बनारसी दास ने या भिखारी दास ने? किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है भिखारी दास जी ने। इनकी यह प्रसिद्ध पंक्ति है जो बहुत बार पूछी गई है। तुलसी गंग दूब है सुकविन के सरदार, भिखारी दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, रीति काल में वीर काव्य लिखने वाले कवि हैं। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं इसी क्लास में। वीर काव्य किसने लिखा है? एकमात्र कवि ऐसे जिन्होंने वीर काव्य लिखा है वो हैं भूषण जी। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं भूषण जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है। तो मैंने बोला था कि रीति मुक्त के जितने भी कवि हैं 4 या 5 कवि, उनको हमें याद होना चाहिए कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं रीति मुक्त में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उन्होंने स्वतंत्र रूप से रचनाएं लिखी हैं रीति मुक्त कवियों ने, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, बोधा, ठाकुर, आलम और भिखारी दास। तो कौन नहीं है यह पूछा गया है रीति मुक्त में। तो भिखारी दास जी जो हैं यह रीति मुक्त कवि नहीं है बल्कि यह रीतिबद्ध कवि हैं दोस्तों। इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। और जो बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद और द्विजदेव हैं ये रीति मुक्त कवि हैं दोस्तों। और रीति मुक्त कवियों को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार रीति मुक्त कवि पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भिखारी दास जी हैं ये रीतिबद्ध कवि हैं और इनके कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों, जैसे नामकोश, रस सारांश, छंदाणव पिंगल। ये बहुत बार पूछा गया है। छंदाणव पिंगल किसकी रचना है? भिखारी दास की। और काव्य निर्णय भी बहुत बार पूछा गया है, यह भी भिखारी दास की ही रचना है, काव्य निर्णय। और जो ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद, द्विजदेव ये क्या है दोस्तों? रीति मुक्त कवि हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, रसलीन का ग्रंथ है। रसलीन का ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? या निम्न में से रसलीन जी का ग्रंथ है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, अंग दर्पण, रस रत्नाकर, व्रज विलास, यमुना लहरी। तो कौन सी है? हमारे जो रसलीन जी हैं इनकी रचना कौन सी है इन चारों में से? तो रसलीन की रचना है दोस्तों अंग दर्पण। कौन सी है रसलीन की रचना? अंग दर्पण रसलीन जी द्वारा रचित रचना है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी होगी और जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ उससे कुछ न कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। अंत तक मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ बने रहिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।